बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। इस मरहले में 14 इजला में इलेक्शन हुआ और पीपल्स पार्टी ने अपनी तमाम हरीफ जमातों को आउट कर दिया। पीपल्स पार्टी को 2655, जीडीए को 106, जेयूआई फे को 75, आजाद उम्मीदवारों को 54 और पीटीआई को सिर्फ 27 नशिस्तें मिल सकें। टाउन कमेटियों की 694 नशिस्तों में इलेक्शन हुआ और 426 पीपल्स पार्टी ने हासिल कर ली और 14 इजला लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, सखर, गोठकी, खैरपुर, नुशेरो फरोज, शहीद बेनजीराबाद, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर पीपल्स पार्टी के हाथ में आ गए। पीपल्स पार्टी जीत गई, लेकिन इसके मुखालिफ हो या फिर इत्तेहादी, तमाम जमातों ने इन नताइज को मानने से इंकार भी कर दिया और एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। ये जो आज इलेक्शन हुआ है, इसका रिजल्ट मानेगा कौन? कौन सी जमात इसका रिजल्ट मानेगी? किस तरह की खुली धांधली आपने की है, प्री पोल और आज पोलिंग डे रिगिंग और कत्लो गारत और तसादुम। सुबह कश्मीर में डाकू आए, वो डाकू पूरा हमला उठा के ले गए इलेक्शन कमीशन का। हम ये डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन कोई नहीं मानेगा, ये इलेक्शन कलादम करार दिया और अब हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इंशाल्लाह मंडे को हमारी वो पिटीशन फिर जमा हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है ये जो हमारे खदशात हैं उसका नोटिस लें। अंदरूनी सिंध की 14 डिस्ट्रिक्ट्स की ग्राउंड रियलिटी इलेक्शन से रिलेटेड कुछ और है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो ही नहीं सकते जो माहौल बना हुआ है वहां। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त। मैं हुकूमत सिंध से भी कहूंगा, ये आप पे भी सवाल निशान आ रहा है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मैं उनसे कहूंगा आपकी हुकूमत पे, आपकी गवर्नेंस पे एक सवालिया निशान आ रहा है पूरे मुल्क में कि किस तरह से आप इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस वक्त दोनों एक ही चीज का नाम है और पहले ही ये तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह इस इंतखाबी अमल को पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए और उस पर बहुत सारी पेशरफ्त ये कर चुके हैं। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन को वार्न करना चाहता हूं कि वो अपना किबला दुरुस्त करे और इन तमाम चीजों का एड्रेस करे। इलेक्शन की वोटर लिस्टों पर सबकी दस्तरस होनी चाहिए, वरना दूसरी सूरत में हम फिर एहतजाज का हक रखते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे भी और जहां जहां हम एहतजाज कर सकते हैं वहां जाएंगे। अगला मरहला 24 जुलाई को होगा। खदशा पैदा हो रहा है अगर हुकूमत ने कोई फार्मूला तय ना किया तो यह बल्दियाती इलेक्शन कहीं इत्तेहादी हुकूमत ही को ना खा जाए। और यह भी याद रखें, अभी 17 जुलाई को पंजाब में जिबली इलेक्शन भी होने हैं और इनके बारे में इमरान खान और शेख रशीद दोनों की पेशेनगोई है। फिर 17 जुलाई को इसी तरह की गुंडागर्दी और इसी तरह की चोर बाजारी हुई और इसी तरह की धांधली और बदमाशी हुई तो इस पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी, जमहूरियत को नुकसान होगा, मईशत जो आगे ही डावाडोल है वो दम तोड़ जाएगी। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरी बम मिल के इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते। सारी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। हमें पता है वो जाके बैठता है वो शहजादा और शहजादी लाहौर में और इनके MNAs आते हैं बैठ के वो सारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जब आपकी इलेक्शन के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाए कि जिस तरह की इंजीनियरिंग से वो आप कोशिश कर रहे हैं 20 हल्के जिताने के लिए उनको, ये इलेक्शन कमीशन, जमहूरियत की तबाही, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम की तबाही। क्या हुकूमती इत्तेहाद टूट रहा है? ये हमारा आज का शो होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मिनुल हक साहब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर है। MKM पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और अली मूसा गिलानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। दरमियान में राशिद सोमरो साहब को भी कोशिश करेंगे। मिनुल हक साहब ये फरमाइएगा सर, ये MKM तो इत्तेहादी है इस गवर्नमेंट की और अभी हैदराबाद में, कराची में इलेक्शन ही नहीं हुए तो आपने एतराज कर दिया। 2 दिन मुसलसल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारा मीडिया सिर्फ आपको दिखा रहा है। आप ये गवर्नमेंट के साथ चलना चाहते हैं या नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमने इंतहाई नेक नीति के साथ जिसे कहते हैं अभी मौजूदा वफाकी हुकूमत के साथ शामिल हुए हैं। और हमारा क्या मकसद था कि आप देखिए कि गालिबन 26 तारीख का इलेक्शन था, हमने 25 की रात को 10 बजे फ़ारूक नसीम भाई, मैं वसीम अख्तर भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुबह हुकूमत को क्या बताया कि यस व्हाट वी नीड
जितने रूरल जो सिंध के लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाए। ठीक। और हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट किया, सिंध हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब 26 का इलेक्शन शुरू होता है तो हमारे पास बड़ी खौफनाक किस्म की इतलात आना शुरू हुई कि पोलिंग स्टाफ को डाकू ने अगवा कर लिया। हमारे पास ये इतलात आना शुरू हो गई कि नवाब शाह में बैलेट पेपर चोरी की जा रही है, मीरपुर खास में जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। तो फौरी तौर पे हमने क्या फैसला किया, हमने कहा कि मीडिया के सामने आकर अवाम को बताया जाए, और हमने दोपहर 1 बजे दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके वैसे टोटल कैंडिडेट कितने थे 14 अजला में? देखिए मेरे पास फिगर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि 2015 के इलेक्शन में मीरपुर खास का ऑलमोस्ट 75% एमके पाकिस्तान के पास था, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी थे। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ इलाकों में नवाब शाह में आपके नवाब शाह था, इसी तरीके से सक्कर के अंदर था, और इसी तरह जो बड़े शहर हैं सांगड़ है उनके ऊपर हमारे कैंडिडेट मौजूद थे। लेकिन अब तो वहां पे दफ्तर भी नहीं है, आपके दफ्तर बंद हो गए। नहीं, इसके बावजूद हमारा देखिए जो सियासी पार्टियां अपने अवाम के साथ, अपने वोटर सपोर्टर के साथ जुड़ी रहती हैं तो उनका ताल्लुकात अपने लोगों के साथ रहता है, और यही वजह है कि हमने इलेक्शन कैंपेन में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। बट अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल रही, इसके हवाले से हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को बताया, और आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारी रिक्वेस्ट क्या थी, हमारी रिक्वेस्ट सिंध इंतजामिया के साथ थी, हमारी रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ थी कि जो ज्यादतियां की गई उन चीज़ों को रोका जाए और जो फेयर फ्री इलेक्शन का तासुर आपके लिए ये रिजल्ट जो है एक्सेप्टेबल नहीं है? मेरा ख्याल है कि जस हम इसके ऊपर गौर कर रहे और इसके ऊपर एमकेएम की राब्ता कमेटी मशावरत करेगी, और मेरा ख्याल है आज या कल के अंदर कोई ना कोई पे बाकायदा हद में। और आप ये चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो 14 अजला में? देखिए हमने क्या किया था, आपको अंदाजा है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले हमारी जो पिटिशन थी जो सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी और जो कि हमने फरवरी में दाखिल की थी, उसको सिंध हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कीपिंग इन द माइंड कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इस्लामाबाद के लोगों की दरख्वास्त मंजूर की और इलेक्शन को रोक दिया। आज सुबह बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने क्या किया कि होने वाले इलेक्शन को रोक दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध में ऐसा नहीं हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट तो आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन रुकवा के दोबारा फरिश्ते तैयार की जाए, डिलिमिटेशन देखिए सब फिर बल्दियाती इलेक्शन हो, वैसे नहीं। जावेद चौधरी, मैं 1 सेकंड और ले लूं, जो डिलिमिटेशन अर्बन सिंध रूरल सिंध में की गई है ये इंतहाई हौलनाक किस्म का है। आप इसमें क्या हैरान हो जाएंगे कि मीरपुर खास को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, नवाबशाह शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, और तमाम दही इलाकों में बाकी भी हुआ ना सर, सारे शहरों के अंदर ये सूरत हाल है, 2 अजला में नहीं है सर। ये मैं आपको अर्ज करूंगा, ये बाकायदा टारगेट किया गया ताकि एमकेएम को हर सूरत में आने से रोका जाए। सेम चीज व्हाट दे आर डूइंग इन हैदराबाद एंड सेम इन कराची। तो हमारी नजर गहरी नजर, इसलिए हम बार बार इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ये वैसे आज ऐसा लगता है जैसे दोबारा आप एक ही पेज पे आ गए, आप भी इस गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट का हिस्सा रहते हुए उनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो मुझे ये पेज यही तो नहीं हो रहा है? बहुत शुक्रिया। मेरा बड़ा ताल्लुक है अमीन साहब के साथ, अमीन साहब के साथ बड़ा दोस्ती का ताल्लुक है, लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हाय उस पशेमा का पशेमा होना। हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं, इनको बड़ी सख्त इख्तलाफात थे पीपल्स पार्टी से और बिल्कुल जायज़ थे, जिस तरह का उधर एक डाकू राज है और जिसका ये शिकार भी रहे हैं। लेकिन दरमियान में फिर इनकी कोई मजबूरियां थी, पता नहीं कहाँ से किस आप तो ये कह रहे हैं पूरी बात का हिस्सा बन गए थे। मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, मुझे बात तो करने दें, पूरी बात करने दें। फिर कहां से पता नहीं किस दबाव में इन्होंने क्या फैसला किया कि ये जो पिछले 3 महीने इन्होंने अपना एक इनकी साख थी और बड़ा अच्छा जा रहे थे, तो एक गुड मुड किस्म के मामले में गए और एक बड़ी साजिश का हिस्सा पता नहीं ये कैसे बन गए। तो अब दोबारा आप तो बड़ी डिटेल से बताते हो ना, नहीं पैसा लगा है और फिर अमरीकी साजिश, वो जो अमरीकी दबाव था, मैं एमकेएम पे मैं नहीं इतनी बात करना चाह रहा। अमीन साहब साथ बैठे, तो ये जो भी इनके साथ दरमियान में 3 महीने इनके कोई कहीं पर्दा इन पे आ गया, तो आज तो ये बातें कर रहे हैं, तो इनको पहले से ही पता है। पीपल्स पार्टी जिसने सिंध में अब उसको 15 साल बदस्तूर गवर्नमेंट करते हुए हो गए हैं, और जिस तरह उन्होंने निज़ाम को क्रश किया, जिस तरह वो बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को मारते हैं, ठप्पे करते हैं, वो कोई नई बात तो है नहीं। तो एमकेएम का पता नहीं अब कितना अर्सा ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं अमीन भाई को बताना चाहता हूँ, अमीन भाई जितना बुरी तरह आपका वोटर मायूस हो रहा है,
जितना बुरी तरह महंगाई है, उस वक्त आप हमारे सर, आप देखें ना, महंगाई थी, सिंध के अंदर क्या आपको हालत महंगाई हुआ? तंग करती थी, वो जो 6 रुपए पेट्रोल बढ़ता था तो आपको जो जाहिर तकलीफ होती थी, अब आपको 120 रुपए का पेट्रोल बढ़ा है और अब आपकी तरफ से कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो शहरी सिंध है, कराची हैदराबाद के वोटर्स आपसे बड़ा नाराज हैं, तो ये जल्दी करें अगर आपने निकलना है तो इस एक बहुत बड़ी साजिश पे अपने कपड़े दागदार ना करें, निकले, लात मारे और अपने वोटर के पास जाए। बिल्कुल ठीक। अली मूसा गिलानी साहब, अली साहब ये फरमाइए कि सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं कि 14 इजला के अंदर क्लीन स्वीप कर लिया, मेजॉरिटी आपने हासिल कर ली, अब तो हर तरफ इन 14 जिलों में आप ही की हुकूमत होगी, लेकिन कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने इस इलेक्शन को कबूल कर लिया, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। तो जब सारी पार्टीज ही इस इलेक्शन को रिजेक्ट कर देंगी तो अब आपके पास क्या जवाब बचेगा कि आप ये अपनी फतह को फतह कह सकें? देखें, जो ये बल्दियाती इलेक्शन है, इसके अंदर जो अमीन भाई ने बात की डीलिमिटेशन की, तो डीलिमिटेशन की मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि मेरे अपने एतराजात हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ भी हो रहे हैं। हम यहाँ पर दफ्तर में जाते थे, वो कहते थे सारे फैसले इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन कर रहा है, हमने एतराजात दाखिल किए हैं। इवन के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने एतराजात है कि मेरे हल्के के साथ भी इन्होंने ऐसा हो गया है। तो वो डीलिमिटेशन में हम एक जैसे एमक्यूएम के साथ खड़े हैं वैसे ही हैं। और यहाँ पर जो बल्दियाती इलेक्शन जहाँ पर हुए हैं, वहां पर मैं क्योंकि सिंध में इतनी नजर नहीं रख रहा, हमारा यहाँ पर पंजाब में खुद इलेक्शन हो रहा है, मेरे मुल्तान मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक इलेक्शन बाय इलेक्शन चल रहा है, मैं उसकी कैंपेन के अंदर था। तो मेरा ख्याल ये है कि जो जितने भी बड़े हैं वो पार्टी इनकी राब्ता कमेटी के साथ बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को इनके साथ राब्ता करके इनके साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। एमक्यूएम हमारी इस इत्तेहाद का इशू सिर्फ एमक्यूएम का ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं है, जो आपने एग्रीमेंट किया था और आसिफ अली जरदारी साहब उसमें गारंटर थे, सबसे पहली आवाज इन्होंने उस पर उठाई है कि उसकी किसी एक शिक के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। जब आप एग्रीमेंट करके भूल जाएंगे तो फिर जाहिर है आपके इत्तेहादी तो नाराज होंगे आपसे। देखें, हमें एमक्यूएम सिंध की भलाई के लिए और सिंध की फलाह के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को मिलकर आगे चलना होगा। हमें काउंसलर लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स पे इतनी लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि हम सिंध का ओवरऑल जो उसका मफाद है उसको हम एक यूनियन काउंसिल के हद तक महरूम कर दें। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं, मेरी ये पर्सनल राय है। और हर पीपल्स पार्टी के जितने भी पीपल्स पार्टी के लीडरान हैं वो ये कहते हैं, बरमला कहते हैं। और अगर तो ये जो जैसे ये फरमा रहे हैं और जैसे कि अगर कोई एतराज़ात हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि हमें पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए और उनको हल करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो कि को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इसको जरूर फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर हल करेंगे। ये याद है कि गिलानी साहब कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है ना 25 तारीख को दिन के वक्त, फिर 26 तारीख को आज भी की सुबह, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये देखिए के खिलाफ नहीं कर रहे। देखिए जावेद साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बल्दियाती इलेक्शन है ना, वो हमेशा इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट होती है ना उसके खिलाफ ही जाते हैं। इसलिए क्योंकि उसको ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि उनसे लोगों की तवक्कुआत ज्यादा होती हैं। मतलब हमारी गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश यही है कि कभी बल्दियाती इलेक्शन उसके जिम्मे ना आए। और अपोजिशन हमेशा जो है, जो भी अपोजिशन पार्टीज होती है वो खुश होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। ये उस लेवल की पॉलिटिक्स है, मतलब लोकल लेवल की पॉलिटिक्स है, जो एमक्यूएम भी बेहतर समझती है। और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद और कराची और जहाँ पर एमक्यूएम की मेजॉरिटी है वहां पर आ रहा हूँ गिलानी साहब, वापस आ रहा हूँ। देखिए सर, वो कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन बड़े छोटे इलेक्शन होते हैं, एक काउंसलर लेवल के इलेक्शन है, उसके ऊपर इतना बड़ा इत्तेहाद नहीं टूटना चाहिए और उसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अली मूसा इज वेरी गुड, उसने बहुत अच्छी बात की। उसने क्या कहा कि यस, सिंध हुकूमत को या सिंध की जो पीपल्स पार्टी के चैप्टर उसके एमक्यूएम के साथ बैठना चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि आप डायलॉग एंड डिस्कशन करेंगे तो मसाइल हल निकलता है। हम क्या कह रहे हैं, नंबर वन, जो हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें नंबर वन पॉइंट क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस गुलजार साहब ने जो ऑर्डर दिया था कि आर्टिकल 140A के तहत पावर को डिवॉल्व किया जाए, यानी सीएम हाउस से निकल करके डिस्ट्रिक्ट और नीचे लेवल तक दिया जाए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। हम उसके मुतालबा कर रहे हैं और मेरा ख्याल है हमारी 6-7 मीटिंगें हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप भी चाह रहे हैं कि हैदराबाद और कराची के मेयर को पुराने वो इख्तियार दिए जाएं जो आईन या कानून देता है। मैं सिर्फ कराची हैदराबाद नहीं बल्कि मैं लाड़काना, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान के मेयर के भी उसी महकमे के सेम पावर होता है कि वो अपने अवाम की बेहतर तौर पर खिदमत कर सके, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में था। मेरा ख्याल है इसी पे अगर चला जाए, पहला पॉइंट ऑफ को भी अगर मैं
मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम साथ बैठ जाती है और मेरा ख्याल इसको हल कर देती है तो बहुत सारी चीज़ें मजबूत होंगी। जहाँ तक मेरे भाई सदाकत ने कहा, सदाकत बड़ी अच्छी बात कर रहा था, लेकिन साथ साथ इसने कहा कि शायद एमकेएम का वोटर एमकेएम से नाराज है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एमकेएम की कामयाबी का राज पिछली 3 दहाइयों से क्या रहा है कि एमकेएम अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर के साथ खड़ी रहती है और पिछले 3 दहाइयों से मुसलसल इंतखाबात जीती चली है। और अब पिछले अगर कुछ नहीं करते, अभी आज से 2 महीने पहले जो कंटेनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, एमकेएम पाकिस्तान इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन सिंध। ये तो साबित कर रहा है ना। ठीक, तो हम अपने वोटर के साथ है। हमें क्या, हम एक सियासी पार्टी है। अब कीपिंग इन द माइंड कि हम एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि हम वफाकी पार्टी जो भी बनती है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनती है, पीटीआई बनती है, पीएमएलएन बनती है, हम उनके साथ अलायंस करते हैं। बात कर क्यों करते हैं? ताकि हमारा क्या ख्वाहिश होती है कि हम अपने अवाम का मसाइल हल कर सकें, अर्बन सिंध के मसाइल हल कर सकें। एक इशू ये भी है कि एक अब ये ख्याल इस तरह है कि आपने 2023 के इलेक्शनों से पहले पीटीआई के इत्तेहाद से भी निकल ही जाना था, क्योंकि आपके जो कराची के अंदर पीटीआई की 14 सीटें हैं और आपने वहां पे अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं। और अगर आप इनके इत्तेहाद में चले जाते हैं तो ये जो 4, 5, 6 सीटें आपके पास है, 7 है, वो भी निकल जाती है आपके हाथ से। तो अल्टीमेटली तो आपने आना ही आना था। और अब ये जो इत्तेहाद है, इससे भी आपने निकलना है, क्योंकि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला भी कर रहे हैं वहां पे। सियासी देखिए, ये आपने एक आफाकी ख्याल बनाया है। नहीं, सियासी सवाल है और सियासी सवाल भी है, बिल्कुल आपका हक है, आप बिल्कुल पूछिए। लेकिन एमकेएम क्या है? एमकेएम हमेशा अर्बन सिंध के बेनिफिट की बात करती है और अर्बन सिंध का जहां बेनिफिट नजर आएगा, अर्बन सिंध से मेरे वोटर का, मेरे सपोर्टर का, हम उनके साथ चलेंगे। हमने क्या किया पाकिस्तान। सर, आपका कराची में मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या नहीं है? टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं नहीं समझता कि कराची हैदराबाद में पीपल्स पार्टी से मुकाबला पीटीआई से है आपका। ये नहीं, मेरा ख्याल है कि पीटीआई के साथ भी उस तरह का मुकाबला नहीं है, बल्कि अब मैं समझता हूं कि अब एक रिलीजियस एलिमेंट कराची हैदराबाद में दाखिल हो रहा है। ठीक है, अब हमारा मुकाबला उनके साथ होगा। और माजी में भी मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी तो जमात इस्लामी थी, सुन्नी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते सर। मेरा ख्याल है कि आमतौर पे ये चीज मुमकिन हो सकता है कि लोकल लेवल पे हमारी सीट एडजस्टमेंट होगी। हमने माजी में भी ये चीजें करते चले आए हैं और मेरा ख्याल है इस मौके पे भी जो आउट स्कर्ट ऑफ द कराची है, आउट स्कर्ट ऑफ द हैदराबाद होगी, हम बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठेंगे, पीएमएलएन के साथ भी बैठेंगे, जीवाई के साथ भी बैठेंगे। आपकी तरफ से खालिद मक्सी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी है, सारे लोग ही नाराज हो रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो देखें, वो जो राशिद सोमरो साहब की देख लें, उन्होंने कहा जी हम सोचेंगे कि इत्तेहाद में हमने रहना या नहीं रहना। तो ये कहीं गवर्नमेंट जा तो नहीं रही? मेरा ख्याल है ये बात कबल अज़ वक्त है। एमकेएम ने तो एक इशू पे बात की। इशू क्या था कि आपने देखिए 26 तारीख को इलेक्शन था और हमने 25 तारीख की रात 10 बजे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो हम तो इशू बेस्ड गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जिस तरह अली ने ये बात की, बहुत अच्छी बात की कि पीपल्स पार्टी एमकेएम को साथ मिलकर बैठना चाहिए। यस, सियासी लोग आपस में बैठेंगे तो मसाइल हल होगा। मैं समझता हूं अमीन भाई मुझे भी 1 मिनट देंगे जरा यहाँ पर। सिद्दीकी साहब या बिलावल साहब आपस में बैठे, मेरा ख्याल है मसाइल का हल निकल आएगा। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल अमीन साहब बेचारे इतना मजबूर लगे। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है और एमकेएम का कारकुन बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल ग्रास रूट का इनका वोटर बिल्कुल पीपल्स पार्टी से, सारी जिंदगी उसने पीपल्स अमन कमेटियों से मारे खाई हैं, सारी जिंदगी वडेरा सिस्टम के खिलाफ ये बोलते रहे, ये मिडिल क्लास सियासत की बात करते रहे, ये मोरूसी सियासत के खिलाफ रहे। तो ये सारी बातें आज अपने नजरियात के बरक्स किसी मजबूरी में पीपल्स पार्टी के साथ ये बैठे हुए, अदरवाइज ग्रास रूट पे मैं कह रहा हूँ ये बहुत गैर फित्री इनका पीपल्स पार्टी से हमारा वोटर नजरिया खासा करीब था। लेकिन जिस मजबूरी में ये गए आप नहीं बता सकते। ये हमारे भाई हैं, इन्होंने हमारे साथ मिलके तो जो ओवरसीज वोटर थे उनको वोट दिया, बल्कि हमारा जो ईवीएम था उसके सरबराह ये थे। इनको मजबूरी में वो वोटर जो ओवरसीज वोटर को भी इन्होंने वापस यू टर्न लिया, वो भी लोगों को नाराज किया, ईवीएम में भी नाराज किया। मैं सिर्फ इनसे पूछता हूं, आपने वोटर भी नाराज किए, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी नाराज किए, आपने यू टर्न भी लिया अपनी पॉलिसी से। मैं नहीं समझता कि आपका जो कराची का, हैदराबाद का शहरी जो वोटर है, जो आपको नजरियाती तौर पे पसंद करता था, आपने उसको बहुत हर्ट किया। फिर इनकी एक बात जायज थी, हमारे दौर में महंगाई थी, हमारे दौर में पेट्रोल महंगा था, तो ये एहतजाज करते थे। मैं अमीन भाई से पूछता हूं कि जब पेट्रोल 10 रुपए महंगा होता था तो आप हमें कहते थे यार बड़ी तकलीफ है, जब पेट्रोल 80 रुपए महंगा हुआ है तो आप चुप हैं। ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी मजबूरी है, ये वजारत की मजबूरी है मेरे भाई की,
या कहीं और से इशारा है कि आज आप चुप चुप हैं? क्या बात है सरकार, वो पहले से नहीं, बदले बदले से हैं आसार, वो पहले से नहीं। अच्छा, मुझे अली मूसा गिलानी साहब के पास जाना। गिलानी साहब, अगर ये मामला सेटल नहीं होते और कोई एक बड़ा डायलॉग नहीं होता जिसमें सारी पार्टीज दोबारा बैठ के एमकेएम के साथ, खालिद मकसी साहब के साथ, उसके बाद असलम पुतानी साहब के साथ, ये मामलात अगर आप सेटल नहीं करते तो ये तो गवर्नमेंट महीना नहीं निकाल सकेगी। देख जावेद साहब, सबसे पहले मुझे अमीन भाई की एक बात के साथ एग्री करना पड़ेगा, और मुझे सदाकत भाई तो जान के वो वाला किरदार अदा कर रहे हैं ना, लड़ाने वाला, जब इनके साथ थे तो इनके साथ नहीं थे। तो हमें एक मेनेस को निकालने के लिए इकट्ठा होना पड़ा था, और वो मेनेस पीटीआई थी। ये इन्होंने इतनी पोलराइजेशन कर दी कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इकोनॉमी थी ना, हमारी इकोनॉमी कभी अच्छी रहती है कभी गलत रहती है, लेकिन हमारा एक सोशल बहरान आ चुका था, हमारे इखलाकियात का बहरान आ चुका था हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क के अंदर इतनी दरारें पैदा हो चुकी थी। पहले हम शिया सुन्नी बरेलवी अहले हदीस इनकी लड़ाइयां भुगत रहे थे जो ज़िया उल हक के दौर के अंदर थी। तो अब हमें अगली नस्ल के अंदर जो इमरान खान ने नफरत की आग डाल दी थी, हमें उसको ठंडा करने के लिए, उस नौजवान को सही सिमत लाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो इनको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल जो है, इन्होंने जो एक अपनी तरफ से बड़ी सियासत की थी, और एक गरीब का टैक्स जो है वो 120 रुपए का जो पेट्रोल सदाकत भाई की पराडों के अंदर डलता है, इनको तो महीने का 2.5 लाख रुपए का फायदा होता है। जो मोटरसाइकिल का एमक्यूएम का वोटर है, जो मेरा गरीब वोटर है, उसका तो 100 लीटर है डेली का, उसको तो 600 रुपए का फर्क पड़ा है। इनको और हम जैसे को जिनकी बड़ी गाड़ियां, जिनकी 2-2 हजार लीटर की पेट्रोल की खपत है, हमें ज्यादा फायदा था सब्सिडी का। तो ये बात सदाकत साहब को पता होनी चाहिए, ब्लो ना करें इस बात को। दूसरी बात यह है कि जो अमीन भाई ने बात की है, हमारा राशिद सुमरो साहब की मैं बात करूं, लड़काना के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने अलायंस किया पीटीआई के साथ, हमने वो बात की। पीपल्स पार्टी ने कहीं ये बात की, क्योंकि हम वी डोंट वांट टू वॉश आवर डर्टी लॉन्ड्री लोगों के सामने, हमने ये बात नहीं, क्योंकि ये बहुत एक छोटी अलायंस की बात है। वही बात आ जाती है कि ये एक लोकल पॉलिटिक्स है, जो कि अगर लोकल जेयूआई के लोगों ने पीटीआई के साथ अलायंस करके पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े, तो हम उसको इतना ब्लो अप नहीं करेंगे कि हम उसको देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये लोकल पॉलिटिक्स है और इशू लोकल है और स्मॉल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर, बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े इसके ऊपर स्टैंड लेकिन कह दिया है कि हम देखेंगे, और अगर ये हालात इस तरह रहे तो फिर हम सोचेंगे। आज वो बार बार कह रहे हैं, सेम इसी तरह राशिद सोमरो साहब ने ये ऐलान किया है कि अगर मामला सेटल ना हुए, बल्कि वो एहतजाज भी शुरू कर रहे हैं, तो हम ये सोचेंगे कि हमने वफाकी हुकूमत के अंदर रहना या नहीं रहना। तो ये लोकल इशू नहीं, याद रखिएगा, इससे वफाकी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि इनके इश्यूज बिल्कुल अपने, हर किसी को अपने मफाद देखने चाहिए, पॉलिटिकल मफाद अपने देखने चाहिए। उन्होंने अपना पॉलिटिकल मफाद अगर बल्दियाती इलेक्शन में देखा तो पीटीआई के साथ अलायंस कर लिया मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने, और वो ये भूल गए कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं उनको, या वो क्या कहते हैं। ये एक पॉलिटिक्स जो है, इट इज अ डे टू डे अफेयर, और ये हर टाइम हम अपने अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं जहां पर। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपने ब्रेक उसके बाद राशिद सोमरो साहब को भी लेंगे कि जेयूआई फेक क्या समझते। छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भाई साहब, आप भी एहतजाज कर रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हुआ है सिंध के अंदर, जबकि आपका कोई लीडर मुहिम के लिए नहीं गया, इंतखाबी मुहिम के लिए किसी जगह कोई जलसा नहीं किया। किसी ने कोई कराची से, अली ज़ादी साहब कराची में बैठे रहे और बाहर ही निकले, और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने सिर्फ। तो जब आप तो खुद इंतखाबी मुहिम में शरीक नहीं होंगे, तो आपको तो ये अच्छा नहीं लगता कि आप भी कहें कि हम भी एहतजाज कर रहे हैं, बड़ा ज्यादती हुई हमारे साथ। तो सब पॉलिटिकल गेन एक साइड पे, हमारा कितना फायदा कितना नुकसान है। पहले तो सिस्टम देखें आप कि एमक्यूएम और जेयूआई बड़े कोर इत्तेहादी हैं इस गवर्नमेंट की। अगर ये पीछे हट जाए तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। आप वो शौकत मलिक साहब हैं जो जेयूआई के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, बंदों को उठाया गया, सामने स्टफिंग हो रही है। छोड़ लेना, मेरा पॉइंट, अगर जेयूआई का एतराज है, एमक्यूएम का एतराज है, जमात इस्लामी का एतराज है, जीडीए का एतराज है, पीटीआई का तो एतराज है ही है। हम तो समझते हैं कि ये पूरा एक सिस्टम इनको बना के दिया गया और पाकिस्तान को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाया जाए। दूसरों के साथ पे आप खुश हो रहे हैं ना जी, वो आपको जाना चाहिए था सर। अगर इलेक्शन हो रहे हैं, 14 सीटें आपने ली है सर। देखें, अली ज़ादी साहब ने पूछा ना, मेरी पार्टी की कराची से बाहर क्यों नहीं निकले? मेरी पार्टी ये जीत की हार से ज्यादा जरूरी है कि क्या मुल्क का सिस्टम आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। इस मुल्क में आप प्रोटेस्ट करें तो मेरे पे FIR होती है इनकी हुकूमत में, मैं आज दहशतगर्दी के पर्चे भुगत रहा हूं। हमारी औरतें बाहर निकलती हैं तो अमीनुल हक साहब उस पर टीयर गैस मारते हैं और जहरीली गैस मारते हैं। हम घरों से निकलते हैं तो ये बाहर कंटेनर लगाते हैं।
तो क्या पाकिस्तान को, हमारे जो साफी हैं उन पर पाबंदियां हैं, तो क्या पाकिस्तान को ये जो रजीम, मेरे भाई मूसा गिलानी साहब बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, आप आगे लेके जा रहे हैं, ना सिविल राइट्स हैं, ना पॉलिटिकल राइट्स हैं, ना हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और रही बात गिलानी साहब, आपको जो मार्च किया था आपने महंगाई का, महंगाई जब भाई 9% थी तो आपने मार्च किया था, तो बात क्या है, मेरा सवाल क्या है सर, सवाल क्या सियासत आपने अपने लिए करनी है कि पाकिस्तान के लिए करनी है? आप बाहर आ गए थे, 28% है, आप अंदर बैठे। राइट सोमरो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, ये जेयूआई तो मेन इत्तेहादी है, इस गवर्नमेंट को बनाने में आपका सबसे ज्यादा खून पसीना लगा है, आप ही नाराज हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? जावेद चौधरी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बात यह है कि जो हमने तहरीक चलाई थी उसका बुनियादी मकसद यही था कि हमने कहा था कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमारे वोट पे डाका डाला गया है, और कल जो इंतखाबात हुए हैं, पहले 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के बारे में हमारा मौक़िफ़ था कि वो धांधली ज़दा है, लेकिन कल इंतखाबात के लिए हमारा मौक़िफ़ यह है कि वो धांधली ज़दा भी थे और दहशत गर्दी ज़दा भी थे, क्योंकि 150 से ज़ायद मेरे कारकुनान लहूलुहान हैं, स्ट्रेट फायरिंग हुई है, मेरे कारकुनान हॉस्पिटल्स में हैं, पुलिस गर्दी हुई है, बैलेट पेपर जो है वो छप्पे मारे गए हैं। मैंने लाड़काना से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। कल जब 2 दिन तक मेरे रिजल्ट रोके गए, उसके बाद 60,000 वोट इलेक्शन कमीशन की नीति के मुताबिक मुझे दिए गए। कल मैं वो खास करने गया हूँ, पूरी जिंदगी मैंने अपने घर की पोलिंग स्टेशन पर वोट दिया है। कल मेरा वोट गायब था, मेरा वोट नहीं था। मेरे पोलिंग स्टेशन पे रात 10 बजे तक जो है वो टप्पेबाजी होती रही है। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं कि जी आप आए, ये टप्पेबाजी हो रही है, इसको रोकें, तो हमारे ऊपर दहशतगर्दी एक्ट के रातों रात जो मेरी यूनियन काउंसिल पे चेयरमैन का उम्मीदवार था उस पर, उसके बेटों पर, उसके घर के अफराद पर दहशतगर्द के। साहब, बड़ा एक सादा सवाल आपसे सर, सादा सवाल, आप ये कह रहे हैं कि आपका जो मैंडेट है उसके ऊपर डाका पड़ा है, तो डाकू किसको समझते हैं आप? मैं अर्ज ये करूं कि अगर 25 जुलाई को हमारा मैंडेट चोरी हुआ, सर किसने किया चोरी? मैं उसका जवाब दे रहा हूं आप। 25 जुलाई को अगर हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमने उसके खिलाफ जांच किया, हमारा मैंडेट चोरी हो रहा है तो हम उसके खिलाफ क्यों एहतजाज न करें? सर सवाल ये कि किसने चोरी किया सर आपका मैंडेट? इलेक्शन कमीशन के जरिए सिंध की हुकूमत ने चोरी किया है। सर सिंध गवर्नमेंट किसकी है? सिंध गवर्नमेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। अच्छा ठीक, अच्छा ये फरमाइएगा सर कि अगर आपका जो ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस नहीं किया जाता और आपका जो एहतजाज है उसको नहीं सुना जाता, तो फिर आप क्या करेंगे? हमने 3 चीजें की। एक तो कल इलेक्शन के दफातर के सामने हम एहतजाजी मुजाहरे करने जा रहे हैं। दूसरा, हम घोटकी से वजीर आला हाउस कराची एहतजाजी जो है वो तहरीक चलाने जा रहे हैं, जिसकी तारीख का ऐलान सीसी के इजलास में करेंगे। तीसरा, हमने दरखास्त की है जख्मी कारकुनान और 2000 उम्मीदवार जिनके मैंडेट चोर किया गया उनकी तरफ से, मरकज से, कि जी आप जिस हुकूमत बैठे हैं उसी हुकूमत की इत्तेहादी जमात के हाथों कारकुन लहूलुहान है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनके हाथों मार भी खाएं और हुकूमत में भी हम बैठे रहें। हमने ये मुतालबा अब दरखास्त की है अपने मरकजी जमात को कि आप मेहरबानी करके हुकूमत के साथ इत्तेहाद पर नजरसानी। ठीक, अच्छा सोमर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि आप पीटीआई पे बहुत एहतजाज करते हैं, एतराज करते हैं इमरान खान साहब के बारे में, तो आपकी हर तकरीर शुरू ही उनके नाम से होती है, तो ये आपने अपने शहर में पीटीआई के साथ इत्तेहाद कैसे कर लिया सर? फिर मेरे लाड़काना शहर में कभी भी मेरा पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद नहीं रहा। ये पीपल्स पार्टी के पास एक अच्छा हथकंडा है मेरी जमात को बदनाम करने के लिए। 2018 के 25 जुलाई के आप नतायज उठाकर देखें, जो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट जारी किए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे मैं हूं, थर्ड रनर अप पीटीआई है। अगर पीटीआई के साथ इत्तेहाद था तो 25 जुलाई 2018 के दिन 9000 वोट लाड़काना की कौमी असेंबली पर बल्ले ने कैसे ले लिए? कल के इंतखाबात में कहीं कोई एक वार्ड, कोई एक हल्का, कोई एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई साबित कर सकता है 14 अजला में जहां जेयूआई और पीटीआई का इत्तेहाद हो? ये सवाए जेयूआई को बदनाम करने के और कुछ भी नहीं है, एक साजिश और हथकंडा है, भूंडी हरकत।
ठीक हो, सोमो साहब आपका शुक्रिया। गिलानी साहब फरमाइए सर, आपके सामने सर इतने बड़े पक्के आपके इत्तेहादी और आपके अगर सिंध के अंदर भी हुकूमत इस वक्त है तो मौलाना का बड़ा उसमें हाथ है, अमल दखल है उनका, वफाक में भी, तो सर वो तो नाराज हो गए सीधे सीधे आपसे। देखें, हम समझते हैं कि मौलाना साहब जो है वो हम सब के लिए काबिल एहतराम है और वो एक मुस्बत फैसला करेंगे। और हम सब देखें, पीडीएम के वो सरबराह हैं और मैं समझता हूं कि जो ये मैंने बात की इत्तेहाद की, तो ये सोशल मीडिया और ट्विटर पे बहुत चल रहा था। हम तो वहां पर मौके पर नहीं है और मेरी इतलात के मुताबिक अगर इनका इत्तेहाद 25 जुलाई का नहीं लेकिन बल्दियात में कहीं ना कहीं इनकी सेटिंग हुई आपस में, जो कि इनका हक है, ये कर सकते हैं। नहीं किया होगा तो मेरी इतलात गलत होंगी या वो फेक न्यूज होगी। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब जो है वो इस पर बेहतर फैसला कर सकते हैं और ये जो बात कर रहे हैं वो मेरे राय से बड़ी बात है। वो मौलाना साहब और मियां साहब और जरदारी साहब आपस में बिल्कुल ठीक। गिलानी साहब आप साथ ही रहेगा, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। दोबारा खुशामदीद। अमीन साहब ये फरमाइएगा सर, ये तो अभी 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन भी होना है और इसको पीटीआई एक खूनी इलेक्शन कह रही है, और अगर इलेक्शन कमीशन ये बल्दियाती इलेक्शंस को नहीं संभाल सकता तो उसको कैसे संभालेगा? देखिए, बड़े ज़बरदस्त सवाल आपने किया है, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले सदाकत ने 1-2 पॉइंट किया, मैं मुख्तसर जवाब दे दूँ। नंबर 1, इसने कहा कि शायद मुझे वजीर रहने का शौक है या एमकेएम वजारत चाहती है। एमकेएम का ये शेवा रहा है कि वजीर मुशीर गवर्नरशिप नहीं चाहती बल्कि अपने अवाम के मसाइल हल करना चाहती है। दूसरी बात जो इसने कही कि हाँ, एमकेएम का वोटर एमकेएम के साथ नहीं है। 30 साल मुसलसल एमकेएम जीती चली आई और मैं समझता हूँ जमहूरी तरीक़ेकार क्या है कि बैलेट से जो पेपर बरामद हो उसी को काउंट किया जाए, और अभी 2 महीने पहले भी एमकेएम ने साबित किया। अब एक और बात जो इन्होंने कही कि कॉन्स्पिरेसी के हवाले से बात की कि ना जाने किन वजूहात के बिना पे एमकेएम साथ है। देखिए, 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होता, 9 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब हैदराबाद तशरीफ लाते हैं। ट्रस्ट मी, ऑन ओथ मैं कह सकता हूं कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की डिस्कशन नहीं आई। अमेरिका ने नहीं कहा आपको? बिल्कुल, मतलब खान साहब ने कुछ बात नहीं की। खान साहब ने हमसे कोई जिक्र नहीं किया किसी भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की। उसके बाद मुसलसल जिसे कहते हैं पीटीआई का पार्लियामेंट लॉज में एमकेएम के से मुलाकात करता है पूरा महीने भर तक, लगभग किसी मौके पे किसी जगह पे भी इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। तो डेफिनेटली इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन टेकन बाय द एमकेएम बाय इटसेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। अब आ जाते हैं, आपने बताया 17 जुलाई। यस, मैं समझता हूं कि ये जो 20 जगहों पर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और होना क्या चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अवाम की वोटों का ख्याल रखना, अवाम के विल का ख्याल रखना। और होना क्या चाहिए, हम बाकायदा तौर पर बिल्कुल कहते हैं कि फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट। तो ये तो आपने करवाना है, आप गवर्नमेंट है, ये लाजमी तो ये गवर्नमेंट है, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर मसला उनका देखना। इलेक्शन कमीशन वफाक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इदारा है। मेरा ख्याल इस बात को सदाकत की भी पता है, इन्होंने भी बहुत कोशिश नहीं, वो नहीं समझते, बहुत कोशिश की कि उनके साथ मुज़ाकरात करे, बात करे, बैठे, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अपने मामला अच्छे तरीके से लेके चलता है। मेरी भी उनके सदाकत भाई के साथ आवाज में आवाज मिलाकर मैं दरख्वास्त करूंगा कि लाजमी तौर पर एक इंडिपेंडेंट और फेयर फ्री इलेक्शन होना चाहिए। अब ऐसा सवाल यह है कि अब पंजाब के अंदर भी आप किसी जगह नजर नहीं आ रहे, स्वाय इमरान खान साहब कल गए हैं और अब जब आपकी पार्टी वहां पे भी नजर नहीं आएगी, उस्मान बुज़दार साहब जो 4 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो गायब हो जाएंगे। अब कल अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन, तो आप तो कह देंगे धांधली हुई। तो सर, एक तो यह है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमारा मौक़िफ़ है। आज लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि हमारी 5 मखसूस नशिस्तें जो हमारे लोग लोटे हो गए थे, बेज़मीरे हो गए थे, ज़मीर फरोशी उन्होंने की थी पैसे लेके, तो वो 5 सीटों पर वो इलेक्शन कमीशन हमारे बंदों का नोटिफिकेशन नहीं कर रहा था, हमें उसके लिए जाके अदालत से धक्के खा के आज फैसला हुआ। एक बात तो ये होगी, डस्का पे आपको फुर्तियां याद हैं, अब जो कुछ सिंध में हुआ है आपके सामने है, एमकेएम भी रो रही है, पीटीआई भी रो रही है, जीडीए भी रो रही है, जेयूआई भी रो रही है और उसके पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो और ये हमजा को चीफ मिनिस्टर डमी बनाने के लिए हमारे लोगों का नोटिफिकेशन ना करना आपके सामने। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक मैं आपको बताऊं, हफ्ते वाले दिन पिंडी इस्लामाबाद में इमरान खान साहब निकल रहे हैं, इस इंपोर्टेड हुकूमत जो ये कह रहे हैं इनको साजिश नहीं पता था, नहीं पता होगा जो साजिश हुई है। उसके बाद जो पाकिस्तान का हाल हुआ 3 महीनों में, पाकिस्तान के रिकॉर्ड इस वक्त 28% तो महंगाई है। ज़िमनी इलेक्शन में तो मैं वही बता रहा हूं ना, एक तो आपको यहाँ पे सुने 2 तारीख को यहाँ इस्लामाबाद में इकट्ठ हो रहा है इमरान खान और बाकी पाकिस्तान के तमाम शहरों में लोग निकलेंगे इनकी रजीम चेंज के खिलाफ,
और 2 तारीख से इमरान खान निकल रहे हैं। ये सारी धांधली, ये इलेक्शन कमीशन की जानकारी के बावजूद फिर कोई साहब सुने, 17 जुलाई के स्वीप इलेक्शनों से आपको अंदाजा नहीं है हल्कों में, मेरे नीचे हल्के में इलेक्शन हो रहा है, स्वीप होगा इंशाल्लाह, क्योंकि लोग गिलानी साहब, सुने गिलानी साहब पे मैं बात कर रहा हूं, हमने गलत सियासत की है। मेरे भाई गिलानी साहब, आप पेट्रोल महंगा करके सियासत कर रहे हैं, हमने तो सस्ता किया, इसमें क्या बुरा था? हमारे पास पैसे थे, हमने रेवेन्यू बढ़ाया, हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, हमारे पास वो मार्जिन था, इसके बावजूद हमारा कोरोना था, हमने करके दिखाया। अगर आप इसको गलत सियासत कहते हैं, पेट्रोल सस्ता करना गलत है, हम बार बार करेंगे, आपको अवाम में जाके पता चलेगा ये महंगा करने का। गिलानी साहब को बोलने दें सर, गिलानी साहब को बोलने, एक मिनट रुकिए। बजट में टैक्स लगाने का जवाब आपको गिलानी साहब अवाम देगी, इसको गलत सियासत ना कहे, पीपल्स पार्टी अवाम। गिलानी साहब आप बोलिएगा सर, बोलिए। सदाकत साहब, जी गिलानी साहब, अफसोस ये है कि अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। मुल्क के साथ, उसकी खजाने के साथ जो जुल्म आप करके गए हैं, वैसे आपको अपने गिरबान में झांक के शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये लोग, इन लोगों को जो आप कह रहे हैं ना ये निकले, ये कुछ नहीं निकलते। इमरान खान एक झूठ बोलता है, इनका काम होता है उसको फैलाना फैलाना फैलाना, ये वही फैला रहे हैं। 17 तारीख को हमारे साथ आप 2 माह 16 दिन का हिसाब नहीं दे सकते। ये जो बजट है, ये बजट हमने आपका दिया हुआ, आपके मायदे किए हुए बजट दे रहे हैं। जो हम अगला बजट देंगे वो हमारा बजट होगा और वो अवामी बजट होगा, जिसमें अवाम को फायदा मिलेगा, वो आप देखिएगा। ये तो हमारे हाथ पांव बांध के आपने बजट दिलवाया, समझ लें, ये बजट जालमाना है, मान गया। ये 10 महीने आपका बजट है, ये भी तो आपने बनाया ना सर। आपने IMF तो भाई किसने आपको कहा था? हम तो 6% ग्रोथ दे रहे थे, आप जरा वो इकसादी सर्वे तो चेक करें। आप सब हमारी हर चीज को प्लस 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 आपने खुद आप मान गए कि ये जालमाना है। गिलानी साहब को बोलने दें। मुल्क को बर्बाद कर दिया, कशकोल उठा के आपने गरीब की सब्सिडी निकाल के अपनी सियासत चमकाने के लिए सब्सिडी दे दी। उधर आपने हाथ पांव बांध कर IMF को कसमें कुरान उठा के मायदे लिख के दिए हुए थे। अफसोस की बात यह है कि इमरान खान जो है वो आपको कहा था ये आप अपने सर पे संभाले, हम तो थे, हमारे कंधे थे, हमने उठाया हुआ था सारा कुछ। किसने आपको, किसने मजबूर किया वो भी बता दें। अंदरूनी हैंडलर्स कौन थे, बैरूनी कौन थे? जब भाई हम आपको भागने नहीं देंगे। आपको हम ये जो सियासी शहीद बनना चाह रहे थे, नहीं, आपकी नफरत की सियासत, बद इखलाकी की सियासत को हम पॉलिटिकली बैलेट के जरिए इंशाल्लाह ताला इस ज़िमनी इलेक्शन में भी और अगर जनरल इलेक्शन में भी हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मुझे ये बताएं, एक सवाल है, इतना आपको मईशत खराब लग रही है, जो इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने प्रिंट किया अपने साइनों से, उसके तो फैक्ट सारे कह रहे हैं कि ये बहुत जबरदस्त मईशत थी। आपको वो क्या था, वो हमारी 2 साल की कारकर्दगी उन्होंने खुद इंडोर्स की। और अगर आपको मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो जो आपको मजबूर किया, आज आप 28% महंगाई कर रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल आपने 100 रुपए महंगा किया, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये नालायकी, ये और ये आपने लिया, वो मजबूरी तो बताएं आप। वैसे अमीन साहब वाकई जिम्मेदार हैं हालात की खराबी की। मेरा ख्याल है कि पीटीआई से कोताहियां हुई हैं, क्या होना, जो पॉलिटिकल मामला है पॉलिटिकल तरीके से डील करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इनमें कोताहियां नजर आती हैं इस मामले में। इसके साथ साथ क्या था, मेरा ख्याल है कि दूसरों को इल्जाम लगाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये कह देना कि महंगाई बढ़ रही है, तो आप ये भी देखिए कि इस बजट के अंदर 15% सैलरी में इजाफा किया गया, पेंशन में इजाफा किया गया और ये चीजें आगे बढ़ रही है। खुदा आपके अहले खाना पर किसी मुसीबत से महफूज रखे। वो जुल्म है। अल्लाह हाफिज।